दिल्ली पुलिस ने मस्जिदों में मौलवियों को सलाह दी है या हुक्म दिया है कि वो जब दुआ मांगे तो उसमें फ़िलिस्तीन के लिए दुआ ना मांगे। और अगर ये गैर कानूनी है, दिल्ली पुलिस के ऑर्डर्स के खिलाफ है, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर अभी एकदम दुआ मांगता हूँ कि फ़िलिस्तीन की जीत हो। आज भी हिंदुस्तान में आरएसएस के अलावा बाकी जनता भी ठीक से समझ नहीं पा रही है, अभी भी अपने आप को इजराइल का हिमायती बता रहे हैं। पूछा जाए कि किस बात से आप इजराइल की हिमायत करते हैं? इस बात से कि उसने किसी और की ज़मीन चोरी की है। कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों के लिए। मेरे लिए 54 साल हो गए मेरे को पत्रकारिता करते हैं, कई लोगों की उम्र भी होगी। हिंदुस्तान में हमारे टीवी चैनल्स इंटरव्यू कर रहे हैं इजरायली सफीर का, इजरायली एम्बेसडर का। कोई मिला नहीं उनको इंटरव्यू करने के लिए। इस तरीके से सारा गोदी मीडिया इजराइल के हक में आज आपने खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर शायद बड़े मीडिया का कोई शायद होगा नहीं। मैं कह रहा था कि ऐसी मीटिंग करना आजकल दिल्ली में मुश्किल और कई बार तो लगता है नामुमकिन होता जा रहा है। हम लोग खुद भी कब जब सेकुलरिज्म के लिए और किसी चीज़ के लिए या जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए मीटिंग करना मांगे, तो आज अगर कांग्रेस के दफ्तर में ना जाना मांगे तो कई जगह मीटिंग करना बड़ा मुश्किल है, और ये बड़ी शर्म की बात है। इसी वास्ते में आपका जो ये बोर्ड लगा हुआ है डिस्कशन ऑन जीनोसाइड, मैं यहाँ पे जीनोसाइड के ऊपर डिस्कशन नहीं करने आया हूँ। क्या डिस्कशन हो सकता है? या तो हम जीनोसाइड के साथ हैं या उसके खिलाफ है, बात खत्म। हम आए हैं यहाँ पर इजराइल के खूंखार तरीकों की खिलाफत करने के लिए। उसके इस दरिंदेगिरी में अमेरिका जो उसका शामिल है, सपोर्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी खिलाफत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान की सरकार की, जो क्या कह सकता हूँ, बड़े पावर्स के सामने घुटने टेक के नामर्दी दिखाते हैं अपनी, उसके धिक्कारने आया हूँ। आज सुबह जब मैं थोड़ा सा हल्का सा रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो एक खबर आई सबरंग तीस्ता से तलवात के माफिक से कि दिल्ली पुलिस ने मस्जिदों में मौलवियों को सलाह दी है या हुक्म दिया है कि वो जब दुआ मांगे तो उसमें फ़िलिस्तीन के लिए दुआ ना मांगे। ये क्या बेसुरा आ गया? ये क्या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है दिल्ली पुलिस की? अगर ये ऐसा हुक्म हुआ है तो फ़ौरन उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। और अगर फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, वहाँ की माँओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनकी जीत के लिए, उनके घर के लिए अगर दुआ मांगने का हक दिल्ली में, हिंदुस्तान की राजधानी में छीना जा रहा है, तो हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर देश, धर्मपरस्त देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और अगर ये गैर कानूनी है, दिल्ली पुलिस के ऑर्डर्स के खिलाफ है, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर अभी एकदम दुआ मांगता हूँ कि फ़िलिस्तीन की जीत हो। मैं कई बार फ़िलिस्तीन गया हूँ। सबसे पहले 83 में जब अराफत साहब सामना कर रहे थे लेबनान में इजरायली के बम्बों का, उसके हवाई जहाज़ों का। उसके पहले शकीला हो चुका था, रेफ्यूजी कैंप में बहुत बड़ा अटैक हो चुका था, कत्लेआम रेफ्यूजी कैंप के बच्चों, औरतों और मर्दों का इजरायली कर चुके थे। मैंने अराफत साहब से कई इंटरव्यू वहाँ भी लिए, दिल्ली में भी उसके बाद मैं अक्सर जाता रहता हूँ। मैं खुद, आपको देखी है मेरी, कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन की जगह पर, वेस्टर्न बैंक के ऊपर इजरायली जो भी विदेश से आता है, रशिया से, चेकोस्लोवाकिया से या यमन से भी, इथियोपिया से, उनको किस तरीके से एकदम फ्रंटियर पर बसाया जाता है ताकि वो मुखालफत भी कर सके, और अगर कोई काउंटर अटैक होता है तो पहले वो मारे जाए, जो बाद में अमेरिका के यहूदी है, जर्मनी के यहूदी है, उनके ऊपर बाद में कुछ अटैक हो।
वहाँ पर हिस्ट्री दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ीर साहब ने अभी आपको बताया। आज हमको बेसिक चीज़ें डिस्कशन है आज का, हिंदुस्तान में हमारा रवैया क्या होना चाहिए यहाँ के लोगों का, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अगर मुसलमान फ़िलिस्तीन में सिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी के लिए कर रहा है तो वो भी थोड़ी सी शर्म की बात है, क्योंकि हर फ़िलिस्तीन मुसलमान नहीं है, वहाँ पे ईसाई फ़िलिस्तीन भी हैं। बेथलेहम वेस्टर्न बैंक के ऊपर है, ईसा मसीह का जन्म वहाँ हुआ था। वहाँ पर के ज़माने में लाखों ईसाई थे, मगर इजराइल के रवैये से किस तरीके से उसकी इस लड़ाई के पहले भी किस तरीके से सेक्टेरियन उसकी पॉलिसीज थी, किस तरह वहाँ पे मुसलमानों को और ईसाइयों को छोटी छोटी चीज़ों में, नौकरियों में, ज़मीन में, बिजनेस करने में किस तरीके से रोका जाता था, उसकी नौबत आ गई है। वहाँ पर बेथलेहम में जहाँ पे कभी हज़ार ईसाई थे, आज 3000 रह गए। इस वास्ते नहीं कि वहाँ पे मुसलमान उनको मार रहा है, इस वास्ते कि सरकार ने रहना दूभर कर दिया है। जवान बच्चा कहाँ नौकरी करेगा, सब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वो दिन भी आ सकता है जब बेथलेहम में कोई ईसाई ना हो, और उस दिन क्या हम लोग क्या करेंगे सोचने की बात है। मगर इसमें हम लोगों का क्या रवैया होना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में आरएसएस के अलावा बाकी जनता भी ठीक से समझ नहीं पा रही है, अभी भी अपने आप को इजराइल का हिमायती बता रहे हैं। पूछे थे कि किस बात से आप इजराइल की हिमायत करते हैं? इस बात से कि उसने किसी और की ज़मीन चोरी की है, इस बात से जैसा अभी सफ़ीर साहब ने बताया कि वो अमेरिकन वेस्टर्न डोमिनेशन के लिए एक जंपिंग प्लेस है, एक मिलिट्री स्टॉपर है, उस वास्ते। और सफ़ीर साहब सिर्फ हल्के से आपको बता के चले गए कि वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस शिप जेरल्ड फोर्ड, वो दुनिया भर का सबसे बड़ा जंगी पोत है, न्यूक्लियर पावर से चलता है। 50 साल उसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, समुद्र पर ही रह सकता है। उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियर टिप्ड रॉकेट्स हैं। वो पूरा एक तरीके से फुल आर्मी है जो दुनिया में किसी को भी हरा सकती है। इन्होंने आपको बताया कितने उसके ऊपर हवाई जहाज़ है, 1000 मेरीन्स हैं। इतनी फौज आप वहाँ पे रख देंगे गाजा से कुछ ही दूर, 100 किलोमीटर दूर, उसका क्या मतलब है? और मेडिटेरेनियन में दूसरी तरफ से कर रहे हैं। कोई भी जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स को, विदेश नीति को देखता है, उससे साफ है कि अमेरिका आज इजराइल की उससे ज़्यादा मदद कर रहा है, जिससे नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन की नहीं की होगी, क्योंकि यूक्रेन भी कुछ बदमाशी कर रहा है, मगर वो सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप उस पावर की सपोर्ट में आए हैं जो कत्लेआम कर रहा है। कल रात को हम लोगों के सबों में जो IP इंडो पैलेस्टीन सॉलिडारिटी नेटवर्क के अंदर हैं, हम लोगों के मेल में एक छोटा सा क्लिप आया जो बॉम्बिंग हुई थी रेफ्यूजी कैंप की। उसमें जो बच्चे हलाक हुए और जो बच्चे घायल हुए, छोटी लड़कियाँ, छोटे लड़के। मैं पत्रकार हूँ, और जब भी पत्रकार था जब वियतनाम की लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर आपको पता है कि नापाम बम में जब अमेरिका अटैक कर रहा था वियतकॉन्ग को, तो एक गांव के ऊपर नापाम बम पड़ा, वहाँ पर बच्चे जल मरे, और 6 बच्चे जो झुलस गए थे मगर मरे नहीं थे, सड़क पर भाग रहे हैं। एक लड़की 8 साल की नंगी भाग रही है, बड़ी मशहूर फोटो है। अभी भी जो मेरी उम्र के या मेरे से भी छोटे होंगे उनको याद होगा, उनके दिमाग में जली हुई होगी ये तस्वीर। और कल रात को जो मैं तस्वीर देख रहा था गाजा से, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा दिखता, कोई फर्क मेरे को दिखा नहीं। मेरा उम्मीद है कि जिस तरीके की इमेज आ रही है लोगों की तरफ से और कुछ वेस्टर्न पत्रकारों की तरफ से भी, उससे अमेरिका की माताओं को भी कुछ उनके दिल में आएगा। ये अमेरिका की माताएं हैं, मदर्स ऑफ द यूएस, जिन्होंने वियतनाम से अमेरिका की फौज को वापस होने के लिए, वापस आने के लिए मजबूर कर दिया था। जब ये फोटोज आ रही थी
तो अमेरिका की औरतें भी मैं खत्म करना मांगता हूँ। अब वो मजबूर हो गए थे कि अपनी सरकार से कहें कि जंग बंद कीजिए, वापस आए। मेरे को उम्मीद है कि कल की जो अत्यंत दर्दनाक उल्टी आ जाती है देखते हुए, कांप जाता आदमी, रात को सो नहीं पाते उसके बाद देखने के बाद, उन फोटोज को देखने के बाद। अमेरिका के जो जागरूक लोग हैं, और सब मरे नहीं है, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी। ये लोग कुछ जागेंगे और अपने फौजियों से कहेंगे आप वापस आइए, और वापस आने से पहले इजराइल को कहिए कि वो वापस जाए। ये हमारी उम्मीद है। और यही पे बात फिर कि मैं पत्रकार हूँ, आप प्रेस क्लब में बैठे हैं, इसके पहले मैंने आपको प्रेस क्लब में न्योता दिया। कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों के लिए, मेरे लिए। 54 साल हो गए मेरे को पत्रकारिता करते, कई लोगों की उम्र भी हो गई, कि हिंदुस्तान में हमारे टीवी चैनल्स इंटरव्यू कर रहे हैं इजरायली सफीर का, इजरायली एम्बेसडर का। कोई मिला नहीं उनको इंटरव्यू करने के लिए। जाके इजरायली का बढ़ाया और न्योता देता, आप इंग्लैंड में जाके इजरायली मिनिस्टर का इंटरव्यू कर सकते थे। या अगर आपका गुर्दा है तो आप तेल अवीव जाके, यरूशलेम जाके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करें। दिल्ली में बैठ के इजराइल के सफीर का क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, वो क्या बोलेगा? ये हमारे बड़े बड़े जो एंकर्स हैं ये कर रहे हैं। इस तरीके से सारा गोदी मीडिया इजराइल के हक में आज आपने खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर शायद बड़े मीडिया का कोई शायद होगा नहीं। टाइम्स नाउ का पता नहीं है कि नहीं, और होगा भी तो बेचारे को दिखाया नहीं जाए। ये हिंदुस्तान की पत्रकारिता के ऊपर एक बड़ा लांछन है, और इससे हमको मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए। आखिरी बात मैं कहना मांगता हूँ कि गाजा स्ट्रिप कहते कहते लोग समझ रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप ही सिर्फ पूरा पैलेस्टीन है। गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन स्टेट का, पैलेस्टीन लोगों का घर का एक हिस्सा है। वेस्ट बैंक भी पैलेस्टीन है। वेस्ट बैंक में हालात इससे ज़्यादा खराब नहीं है, बॉम्बिंग नहीं हो रही है बस, मगर वो सब इजरायली स्टेट ने उनको कैद कर रखा है। मैंने आपको बेथलेहम की बात बताई थी, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बेथलेहम में आपको जाना है तो ऐसे जाते हैं, ऐसे यहाँ पे जो हमारी जेल है उसमें जैसे जा रहे हो, गर्द बर गर्द पुलिस का, मिलिट्री का, बार्बर्ड वायर्स, चेक पॉइंट्स हैं। आप दिखाते दिखाते अपना आईडी, अपना परमिट थक जाएंगे। वहाँ के लोग कोई ये नहीं समझिए कि खुश है। और आज जब अपने गाजा के भाइयों की, बहनों की, बच्चों के हालात के बारे में सुनते होंगे सोशल मीडिया पर या जॉर्डेनियन टीवी पर, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, ये भी हमको सोचने की बात है। यहाँ पर हमको जो आज सिर्फ गाजा की बॉम्बिंग बंद की जाए, उस पर नहीं रुकना है। बॉम्बिंग तो बंद करनी ही पड़ेगी। ये वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। इसके ऊपर तो न्यूरनबर्ग ट्रायल चालू होनी चाहिए, जैसे हिटलर और उसके आदमी की। ये सिर्फ वहाँ तक मामला नहीं पड़ा। हमको दोबारा अपील करनी पड़ेगी कि आप शांति प्रोसेस रिज्यूम कीजिए। पैलेस्टीनियंस को गाजा के, बेथलेहम के, यरूशलेम के, गलीली के जो आपने जेल जिनके लिए बना दी है, उनको सांस लेने का मौका दीजिए। और जो पुराना उसके अकॉर्ड से जो अच्छी बातें थी उनको आप इकरार कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि शांति हो। ये बहुत बड़ा एक टिकर बन रहा है, बहुत बड़ा सेंट्रल बॉक्स का ये एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। इसमें आप ईरान को घसीट रहे हैं, इसके ऊपर कतार को घसीट रहे हैं, इसमें आप रशिया को घसीट रहे हैं। आप एक तरीके से न्योता दे रहे हैं एक बहुत बड़ी जंग का। और हिंदुस्तान उस बड़ी जंग में किसके साथ होगा? किसी के भी साथ होगा, हम मरेंगे। दिल्ली में हम लोग किसी भी बम पे अगर यहाँ पे आया, हम बचेंगे नहीं। यहाँ से लेकर गुड़गांव तक, फरीदाबाद तक, नोएडा तक हम बचेंगे नहीं। तो हमको अपनी खुद सेल्फिशनेस में भी शांति का द्वार देनी चाहिए। और वही मैं दोबारा आपको यकीन दिलाना आया हूँ कि अगर आप सिर्फ डिस्कशन मांगते हैं तो कभी भी किसी यूनिवर्सिटी सेमिनार में कर देंगे एकेडमिक डिस्कशन। अगर आप इजराइल को धिक्कारना मांगते हैं, शांति की गुहार करना मांगते हैं, हिंदुस्तान को कहना मांगते हैं कि अपनी कॉन्शियस को आप जिंदा कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, जो नहीं किया करते थे वो करिए।
ये हमारी आप इस महफिल में यहाँ से मेरी आपने मेरे को सुना, शुक्रिया। आप मेरे प्रेस क्लब में आए उसके लिए भी शुक्रिया।